तो दोस्तों, चाहे आप MPSI मेंस 2025 का एग्ज़ाम दे चुके हो या फिर 2026 में जो कि आगामी एग्ज़ाम होने वाला है या फिर आएगा जब भी वो देने वाले हो, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर हम आपके लिए MPSI मेंस 2025 के सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इसका मतलब हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट कम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आप बोर भी ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आज पेपर 1 पार्ट ए के 25 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर हम लेकर आए हैं। इसमें हम एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे और अगर आपने MPSI मेंस दे दिया है और अगर आपका स्कोर पेपर 1 में कम था, इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई सिली मिस्टेक करके आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल था पेपर 1 का वो ईजी टू मॉडरेट मुझे देखने को मिला। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, सबसे मज़े की बात है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सी बुक से पढ़ा है या फिर कहाँ से आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है। बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक्स पे ही क्या हो रहे थे, काम हो रहा, मतलब लॉजिक पर ही उनका आंसर आ रहा था। इसका मतलब एग्जामिनर आपकी लॉजिकल मेमोरी या फिर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को चेक करने वाले एग्जामिनर ने क्वेश्चंस बनाए थे। तो यहाँ पर हम वो देखेंगे, साथ में हमारे कोरा कागज़ UPSC के नोट से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले, साथ में टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन थे और कुछ इतनी ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे जो कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन थे, तो उनका क्या ही मैं सोर्स यहाँ पर डालूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ में ESB कुछ ऐसी गलतियाँ भी की ESB ने, मतलब बच्चों वाली गलती करते हैं लोग, समझ में नहीं आता कब ये लोग ये वाली जो गलतियाँ करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने में वो कब सुधारेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली ही गलती ESB की, ESB रॉक्ड, स्टूडेंट सॉक्ड। तो यहाँ पर फ्रेंकोइस बर्नियर पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक फ्रांसीसी किसके चिकित्सक थे, जो ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे ये किसके चिकित्सक थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है दारा शिकोह है और ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है। ये मेरा NCERT का कोरा कागज़ UPSC का क्रक्स था, जो कि हमने केवल पेड मेंबर्स के लिए उस टाइम पे चलाया था, जिसमें हमने पूरी PDF को सिकोड़ के केवल 37 मतलब 30 से 32-33 पेजेस में कंप्लीट कर दिया था। मतलब पेपर 1 जो पार्ट ए है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, उनको लगभग 35 पेज में हमने पूरी NCERT कंप्लीट कर दी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दारा शिकोह। तो यहाँ पर देखिए सीधा दिया गया है NCERT में, फ्रांसवा बर्नियर भारत में 12 वर्षों तक रहा, वह पहले राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक था, बाद में दानिम शाह खान के साथ वैज्ञानिक रूप से जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर ESB ने जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर औरंगजेब भी डाला हुआ है। अब कई सोर्स औरंगजेब को भी मतलब सही आंसर मानते हैं, तो इसका मतलब है अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कम से कम उस पर पूरी रिसर्च करने के बाद ही, जब आपको केवल एक ही पेपर बनाना है तो एक पेपर में कम से कम ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो पूरी रिसर्च करके बनाए गए हों। तो यहाँ पर पहली गलती ESB की ये थी कि आपने क्वेश्चन पेपर को सही से एनालाइज नहीं किया, या फिर यहाँ पर और कोई ऑप्शन भी रखा जा सकता था। कुल मिला के पृथ्वी के पर्यायवाची पूछ रहे हो और ऑप्शन में 2-3 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा जो ESB की गलती है वो ये है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था भारत में, कहाँ से पूछा गया है, NCERT से। NCERT के क्रक्स हमने अपने पेड मेंबर्स को क्या कराए थे, प्रोवाइड कराए थे। भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में घटता हुआ लैंगिक अनुपात। अब मैंने बोला बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लॉजिकल, बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, केवल आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में ध्यान से पढ़ना था और एक सही डिसीजन लेके आंसर लगाना था। तो यहाँ पर पूछा गया भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में घटता हुआ लैंगिक अनुपात। लैंगिक अनुपात मतलब 1000 पुरुष बच्चों पर या फिर बच्चों पर बच्चियों की संख्या, वही होता है ना लैंगिक अनुपात। तो यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि ये इसका मेन रीज़न क्या है, तो महिलाओं में उच्च प्रजनन दर, इसका कोई संबंध लैंगिक अनुपात से है, नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, इसका भी लैंगिक अनुपात से कोई संबंध नहीं है। शहरीकरण में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। बच्चे जो महिला नवजात शिशु हैं, नवजात शिशु की बात हो रही है ना, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, D। कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। आपके लिए केवल एग्ज़ाम हॉल में अपने दिमाग को शांत रखना है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में गलत किए हैं तो इसका मतलब है आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो ये अगर क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो कमेंट करके बताइए आपने सही किया था या गलत किया था। और जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही करे थे अपने एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था नासिर-ए-आलमगीर के लेखक, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर आपने पढ़ा है तो बनेगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा। लेकिन मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ टिप्स दिए थे। टिप्स क्या दिए थे कि जब आपका एग्ज़ाम हॉल में
जो क्वेश्चन है उसमें 50% आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, तब आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर जरूर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मासिर ए आलमगीरी पूछा गया है और इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो कभी भी आंसर नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या? ईश्वरदास नागर या फिर नागर और भीमसेन, ये 2 तो कभी भी आंसर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ रिस्क लेना चाहिए था आपको। तो अगर आप इस क्वेश्चन को रिस्क लेते हैं तो 50% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो इसका सही आंसर है साकी मुस्तैद खान। तो इसको मैं टफ की कैटेगरी में डाल सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, 50% क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पा रहे हो और यहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, MPSI मेंस की या फिर MPSI की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो चाहे ना हो। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा रिस्क लेके सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन, मातृ मृत्यु दर, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ में लगभग 2-3 बार रिपीट हुआ है। जो मैंने टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराई थी उसमें कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मातृ मृत्यु दर। रीज़न ही ये था क्योंकि मातृ मृत्यु दर जितनी भी अदर प्रकार की दर है उनसे थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आंकड़ा होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ऑप्शन तक यहीं से मुझे लगता है मेरे ही उठा लिए गए हैं। तो पता नहीं वो एग्जामिनर शायद हमारे पेज को भी फॉलो करते होंगे। 150 रुपये का कोर्स था तो हो सकता है कि एग्जामिनर भी जुड़े हुए हों, नहीं जोक्स अपार्ट। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या था, 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर। तो वही इसका आंसर क्या होगा, कहाँ से क्वेश्चन आया था, मतलब कई सारे सोर्सेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमने भी प्रोवाइड कराया था, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 4 वर्णों से बाहर रखे गए लोगों का वर्णन करने के लिए कभी कभी जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एलिमिनेशन मेथड काम करनी है बस। कुलीन शब्द नहीं होता है। यहाँ पर पूछा गया 4 वर्ण, मतलब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इनसे अलग जो वर्ण में आते हैं वो उसको कौन सा वर्ण में रखा जाता है, ये पूछा गया है। द्विज का मतलब होता है जो जनेऊ धारण करते हैं, जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उनको बोलते हैं द्विज। तो मतलब ये भी नहीं होगा। पुलीन वर्ग तो ये भी नहीं होगा। आर्य नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो, पंचम, मतलब 4 के अलावा जो है वो पंचम है। एलिमिनेशन मेथड, लॉजिक, सब कुछ यूज हो रहा है यहाँ पर, सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक। अगला क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आपने गलत किए हैं इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं रिस्क में हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने। मैं हमेशा बोलता हूँ आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने। ये क्वेश्चन अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने देखे और आगे जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे उन सभी क्वेश्चन में मुझे शायद ये थोड़ा सा टफ लगा। ये टफ क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है गंगा देवी को तो आप पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा टफनेस का कारण ये है कि इसका सोर्स NCERT में मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको मिला हो, जहाँ पर भी आपने कोई भी बुक पढ़ी हो, तो कमेंट करके बताना है आपको। तो इसीलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तमिलनाडु बोर्ड की जो NCERT होती है, फिर उनकी जो बुक्स होती हैं जो कि जनरली UPSC एस्पिरेंट पढ़ते हैं समटाइम्स, वहाँ पर इसके आंसर देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, गंगा देवी विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक हस्तियों में से एक थी, तो उनकी निकटता से जुड़ी थी, किससे जुड़ी थी? तो इसका सही आंसर है राजकुमार कुमार कंपन्ना, बुक्का प्रथम के पुत्र, उनकी पत्नी के रूप में। तो जनरली अगर आपके एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब एग्जाम हॉल में या फिर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करने चाहिए। मैं होता एग्जाम हॉल में तो मैं तो बिना सोचे स्किप कर देता। मैं कभी भी इसमें रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मुझे ना तो ये पता है, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये। तो जब नहीं पता है तो स्किप करिए। हाँ, ये एलिमिनेट हो सकता था, क्योंकि हमने कृष्णदेव राय के संबंध में जो अष्टदिग्गज हैं उनके नाम पढ़े होते हैं और उनमें कोई भी गंगा देवी जैसा नाम हमने नहीं देखा है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है। ऐसे ही अगर और भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये फिर से वही वाली बात है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। कौन बोल रहा है? ये YES भी बोल रहा है। कैसा होता है कि हम पर्यायवाची का पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द पूछेंगे और उसमें लगभग 4 ऑप्शन पृथ्वी के पर्यायवाची होंगे। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था बैगा जनजाति का सबसे बड़ा संकेंद्रण बैगाचक क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारत के किस जिले में पाया जाता है? अब क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है
बैगा जनजाति का सबसे बड़ा संकेंद्रण। तो हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे आंसर हों या फिर केवल एक हो, लेकिन इसके सोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। समटाइम्स कोई सोर्स बोलता है कि डिंडोरी इसका सही आंसर है, और ये ऑफिशियल जो सोर्सेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और समटाइम्स इसका आंसर मिल जाता है मंडला। तो जिसने इसका सही लगाया होगा डिंडोरी, तो वो बोलेगा कि डिंडोरी ही होना चाहिए, और जिसने मंडला लगाया होगा या फिर उसका आंसर गलत हो गया होगा तो वो अलग अलग सोर्स लेकर आएगा। तो यहाँ पर गलती किसकी है? यहाँ पर मेन गलती है हमारी इन भाई साहब की, जिनका मानना है कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए थे उसमें ट्राइबल वाला जो ट्राइब्स वाली जो PDF थी उसमें मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो बैगाज का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन था वो उसको बोलते थे बैगाचक, लेकिन हमने ये मिस कर दिया कि बैगाचक जो क्षेत्र था वो किस जिले में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ से वो पूछ लिया गया। हालांकि मैंने यहाँ पर डाला है कि जो इनका संकेंद्रण है वो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में देखने को मिलता है, और दूसरी PDF में मैंने ये भी बताया है कि मंडला, शहडोल, डिंडोरी इन सभी में इनका सेंट्रलाइजेशन या फिर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था? सबसे बड़ा। तो ये दिक्कत है। बाकी देखो, अब जो फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें ESB किसको सही आंसर मानता है वो समय के साथ पता चलेगा। तो इसका सही आंसर डिंडोरी, मंडला कुछ भी हो सकता है, हालांकि बालाघाट, शहडोल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी देखने को मिले कहाँ पर? MPSI मेंस 2026 में, जो कि कब हुआ था? हमारा हुआ था 29 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जारवा। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त, इतनी बार मैंने इसको पूछा है अपनी टेस्ट सीरीज में, लगभग हर दूसरे तीसरे टेस्ट में यहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछा था। और मतलब ना केवल स्थायी बंदोबस्त बल्कि जितने भी अदर जो क्वेश्चंस हैं या फिर अदर राजस्व प्रणालियाँ हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, जो कि यहाँ पर देखने को मिला है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, इसमें तो मुझे ये स्क्रीनशॉट भी नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि आपने सभी ने इसका सही आंसर ही लगाया होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। 1793 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर 1526। अगला क्वेश्चन, प्रवासी द्वारा गृह देश को भेजी जाने वाली धनराशि को क्या कहा जाता है? तो अब यहाँ पर मतलब ईजिली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी आप सभी को पता होगी, सरकार द्वारा या फिर किसी भी देश के द्वारा ऋण पर दी जाने वाली छूट को सब्सिडी बोलते हैं। निवेश पूंजी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट पूंजी क्या होती है आपकी? इन्वेस्टमेंट होता है आपने किसी भी स्टॉक पर, किसी भी भूमि पर, किसी भी चीज़ पर पैसा लगाया जिस पर आपको रिटर्न मिलेगा, वो कहलाता है निवेश पूंजी या फिर इन्वेस्टमेंट कैपिटल। फॉरेन एड, विदेशी सहायता कौन प्रदान करता है? ये देश प्रदान करते हैं अन्य देशों को, जैसे कि अमेरिका पाकिस्तान को करता रहता है। ठीक है, या फिर जो UN है, यूनाइटेड नेशंस है, वो पाकिस्तान को भीख देता रहता है। तो वो रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस है हमारे भारत के लोगों के द्वारा देश जो अलग अलग विभिन्न विदेशों में काम कर रहे हैं उनसे अपने देश में क्या भेजना? धन भेजना, वो कहलाता है प्रेषित धन या फिर रेमिटेंस। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था 1929 में। अब इसकी भी मैं क्या ही सोर्स में यहाँ पर आपको लेकर बताऊँ या फिर इसकी स्क्रीनशॉट भेजूँ? तो दत्त हैं कि साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने। अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा पूरा कागज UPSC की नोट्स से क्वेश्चन है। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा ESB खेल गया। यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में भारीय जनजाति का मुख्य आहार मुख्यतः किस चीज़ से बनता है? अब यहाँ पर ये वर्ड पढ़ना, द स्टेपल फूड ऑफ द भारिया ट्राइब इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर मेरे ये नोट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपने अगर जिसने भी डीपली मेरे नोट्स को एनालाइज किया होगा और गूगल सर्च पर, या फिर कई बार हम होता है ना कि कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है, तो उसको अगर सर्च किया होगा, या फिर पहले से जो लोग छिंदवाड़ा क्षेत्र से काम मतलब क्या करते हैं, छिंदवाड़ा क्षेत्र से के रहने वाले हैं, तो उनको पता होगा इसका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला है ये नोट्स में लिखा हुआ है, कहाँ गया द स्टेपल फूड इज पेज एंड देयर यूथ डॉर्म, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? देयर स्टेपल फूड इज क्या? पेज। देयर स्टेपल फूड इज पेज। और पेज क्या होता है? पेज होता है दलिया जैसा होता है, जो कि मक्का और जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनको तोड़कर दलिया जैसे टुकड़े 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 बनाकर बनाया जाता है, और उसको पेज बोलते हैं। तो जो लोकल होंगे, जो कि छिंदवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिसको पता होगा उसने इसका सही आंसर लगाया होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा मेज़ एंड मोटे बाजरे, इसको तोड़कर बनाया जाता है पेज, और ये हमारे नोट्स में था। लेकिन ESB ने इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से पूछा कि इनका जो मुख्य आहार है वो किससे बना होता है, तो वो मक्का और मोटे बाजरे से बनाया जाता है। और ये देखिए, देयर स्टेपल फूड इज पेज। तो ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा। अगले,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब कोई भी सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने में। भारतीय निगमों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में उभरना किस व्यापक आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है? कि ये बोलना चाह रहा है कि भारत की कोई कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी बन जाए, तो इसका मेन रीज़न क्या होगा? भारतीय कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन और बाजार नेटवर्क में विस्तार होना। तो मेनली इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि भारतीय कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन जब बढ़ेगा तभी उनकी इंटरनेशनल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जिसका प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी मार्केट बढ़ेगी या फिर मार्केट और प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ेगी, उसी का विस्तार होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन था? लॉजिकल। अगर आपने 2 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा एग्जाम हॉल में तो आपने सही किया होगा, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी इसमें मचाई होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, रुम्मनदेही स्तंभ शिलालेख इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अब अशोक से संबंध रखता है, और अगर आपको ये भी पता है ना कि रुम्मनदेही स्तंभ कहाँ है तो भी आप इसको सही कर देंगे। अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री आपने पढ़ के ही गए होंगे MPSI मेंस के लिए। तो यहाँ पर रुम्मनदेही कहाँ पर है? नेपाल में है और लुम्बिनी के पास में स्थित है। लुम्बिनी का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंध रखता है लुम्बिनी, है ना। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अशोक ने अपनी यात्रा के दौरान जब वो लुम्बिनी गए थे तो यहाँ पर करों से छूट दे दी थी। किनको? लुम्बिनी के आसपास जितनी भी जन्मभूमि से संबंधित जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या कर दिया था? कोई भी कर नहीं लगेगा, कर में कमी कर दी गई थी या फिर छूट दे दी गई थी। उसी को बोलते हैं, वर्णन किया गया था किस स्तंभ में? रुम्मनदेही में। तो इसका सही आंसर होगा भी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा एलिमिनेट भी किया जा सकता है क्योंकि एंटीओकस का संबंध अशोक से नहीं था, इसलिए ये नहीं हो सकता है। कलिंग युद्ध कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और आप सभी को पता है कि उड़ीसा का संबंध दूर दूर तक नहीं है किससे? नेपाल से। तो ये भी नहीं होगा। फिर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है अशोक के बारे में। अगला क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म। अब कोई मतलब काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला था कि जैन बौद्ध से क्वेश्चन नहीं आएंगे, और हमने हमारी टेस्ट सीरीज़ में मतलब काफ़ी मात्रा में इनके क्वेश्चंस को रखा था। इसका रीज़न ही था क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म सीधे सीधे अशोक पीरियड से या फिर मौर्य पीरियड से ओवरलैप होते हैं। अगर आपने हमारे PYQs या फिर जो टेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व किया है तो आपने देखा होगा कि हमने जैन और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चंस रखे थे। उसका रीज़न ही था क्योंकि ये मौर्य काल में भी ओवरलैप होते हैं, फिर आगे चल के गुप्त काल में भी ओवरलैप होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना रहती है। तो भारत में जैन धर्म, तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है आपको। अगर 1-2 तीर्थों के नाम भी बताएं अगर आपको, जैसे कि राजस्थान में मैं आपको बता दूँ दिलवाड़ा मंदिर है। राजस्थान में माउंट आबू के आसपास दिलवाड़ा मंदिर है जो कि मुख्य केंद्र है किसका? जैन धर्म का। अगर गुजरात के बारे में आपने पढ़ा होगा तो वल्लभी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जैन संगीति हुई थी यहाँ पर वल्लभी में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पर वल्लभी में जैन संगीति हुई मतलब वहाँ पर सेंटर ऑफ जैन तो होगा ही होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक चरण के दौरान भारतीय मध्यम, और ये भी किस टाइप का क्वेश्चन है? लॉजिकल। इन्होंने बोला है कि जब ब्रिटिश शासन प्रारंभ चरण में था भारत में तो भारतीय मध्य और उच्च वर्गों के अलगाव में सबसे अधिक योगदान देने वाला कारक कौन सा था? यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन सही लगते जाएंगे उनको हम टिक करते जाएंगे, लेकिन आखिरी में हम उनको क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर पारंपरिक भू राजस्व प्रणालियों का उन्मूलन नहीं, ये तो नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसमें उन्मूलन नहीं हुआ था, उसको और मजबूत किया गया था ब्रिटिश काल के दौरान। तो ये पहला नहीं हो सकता, मतलब पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। उच्च प्रशासनिक पदों में उनका व्यवस्थित निष्कासन, ये सही हो सकता है। मतलब इससे पहले क्या था, जैसे ब्रिटिश जो थे वह भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, इनने जो जितने भी जमींदार वगैरह थे इनको क्या करना शुरू कर दिया, फिर राजाओं के सामंत वगैरह थे उनको उनकी ज़मीनों से या फिर ज़मींदारियों से क्या करना शुरू कर दिया, अलग करना शुरू कर दिया। और वही कौन थे? मध्यम और उच्च वर्ग के लोग थे उस टाइम पर जब वो भारत में एंटर हुए थे। तो ये पहला हो सकता है। अभी दूसरा पढ़िए, व्यापार में भागीदारी पर प्रतिबंध, ये नहीं था, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब पहला गया, तीसरा गया। अब यहाँ पर आपको रिस्क लेना है, ठीक है, रिस्क लेना है। चौथा पढ़िए, द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन रीजन हो सकता था लेकिन उससे इनके बीच में अलगाव नहीं हुआ। अलगाव यहाँ पर पूछा गया है, अलगाव, लेकिन इससे क्या हुआ, इनकी तो मजबूत हुई थी स्थिति। तो मतलब जैसे ही पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हुई तो उससे क्या होगा, जो मध्यम और उच्च वर्ग हैं वो मजबूत होंगे और उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, भागीदारी कम होना, मतलब इसका सही आंसर होगा बी।
ऐसे करके इनको लॉजिकली क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे, और जिसने भी थोड़ा दिमाग लगाया होगा एग्जाम हॉल में उसने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। और सही बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास लगभग ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 250 260 के आसपास, 240 पेपर 1 में या फिर 201 के ऊपर स्कोर किया था पेपर 1 में। पेपर 2 में स्कोर कम हुआ था उनका, उसकी वजह से स्कोर में काफ़ी अंतर देखने को मिला। लेकिन जिसने भी 210 के ऊपर पेपर 1 में कवर कर लिए उनकी चांसेस ज़्यादा हैं एग्ज़ाम क्लियर होने के। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में कभी भी आगे आते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। समाज में मूल्यवान सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच के पैटर्न को आमतौर पर क्या कहा जाता है, सामाजिक असमानता। विजयनगर विजयनगर शहर को किस वर्ष लूटा गया। अब एक बात बताओ, किसी भी इसमें मतलब ईएसबी ने थोड़ा इसको घुमा के पूछा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे ईएसबी के, एमपीएसआई मेंस के इस वाले एग्जाम में, तो ये अच्छी बात थी। विजयनगर शहर को किस वर्ष लूटा गया। एक शहर को तभी लूटा जाएगा सबसे ज़्यादा जब वो अपने पतन के कगार पर पहुँच जाएगा। जब भी कोई राज्य या फिर कोई जो साम्राज्य है, जब वो पतन के सबसे ज़्यादा पतन के कगार पर पहुंच जाएगा तभी उसको लूटा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है विजयनगर शहर को कब लूटा गया, तो लूटा गया 1965 में, क्योंकि 1965 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसको बोलते हैं राक्षसी तगड़ी का युद्ध, तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। तो ये मतलब हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमने टेस्ट में इसको ऐड किया था, और बहुत ही मतलब थोड़ा सा लॉजिकली इन्होंने पूछा है, इसको घुमा के पूछा, सीधा सीधा नहीं पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हो गया था। अगर ऐसा पूछा होता तो हमारा ऐसा दिखता जो आंसर होता, मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया है इन्होंने कुल मिला के। तो 1565 इसका सही आंसर है। राजतरंगिणी बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या ही बताऊँ मैं, कलहण है। और ये हमने जो हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ कराए थे सेक्शनल वाले, उसमें हमने डाला हुआ है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और वो सोर्स क्या ही मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डालूँ इसलिए नहीं डाला है। शिक्षा और प्रजनन के बीच में संबंध। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ लोगों का मानना है कि प्रजनन क्षमता गलत यूज़ किया है यहाँ पर शब्द। इन्होंने जो फर्टिलिटी शब्द यूज़ किया है उसकी जगह पर प्रजनन दर होना चाहिए था। तो उनका ये मानना भी सही है, प्रजनन दर, उनका भी ये मानना सही है। मतलब ईएसबी को कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसलेशन एरर ना आए। प्रजनन क्षमता की जगह प्रजनन दर होना ज़्यादा सही था, प्रजनन दर। क्यों, क्योंकि प्रजनन क्षमता एक अलग संबंध है और पर्सनल क्वेश्चन है, जबकि प्रजनन दर शैक्षणिक, मतलब उस पर शैक्षणिक संबंध हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रजनन दर साक्षरता निर्धारित करती है। उच्च साक्षरता से कम प्रजनन दर होती है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रजनन दर साक्षरता निर्धारित करती है, नहीं। उच्च शिक्षा से प्रजनन दर प्राप्त होती है, नहीं। इसका सही आंसर होगा ये बी वाला, इन्होंने सही आंसर माना था। इसमें थोड़ा सा हाँ ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन था, तो ठीक है ऑब्जेक्शन हो गया, जिसने भी किया होगा सही। अगले क्वेश्चन, ह्वेनसांग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, चंडालो गाँव के बाहर रहते थे। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस को हमने एलिमिनेट किया है, ये भी आप पे बन जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आंसर करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। लॉजिकल क्वेश्चन थे, ऐसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे। 1557 में प्लासी के युद्ध में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिराज उद्दौला। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गए। इसके साथ हमारे लगभग 24-25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, गिन लेना आप एक बार। और कमेंट नहीं, मतलब इतने ही किए हमने। अब हम ऐसे क्या करेंगे, 3-4 और वीडियोज़ में हम सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आपने ये एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपने ये एग्ज़ाम ना दिया हो, आपको ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस ज़रूर देखने हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आगे आपको किस लेवल की तैयारी करनी है और कैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चंस आपको वन रक्षक में भी देखने को मिलेंगे, जेल प्रहरी में भी देखने को मिलेंगे। आगे जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं लॉजिकल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एपटेक के पैटर्न को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, और हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। इसका मतलब आपको हर दिन कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई वीडियोस एमपीएसआई मेंस और एमपीएसआई प्रीलिम्स 2026-27 जो भी होने वाला है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ कंटेंट आपको देते रहेंगे। तो आपको भी रुकना नहीं है।
जुड़े रहना है किसके साथ, कोरा कागज़ यूपीएससी के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा चीज़ें, अपडेट जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर हम डालते रहते हैं। तो बस जुड़े रहिए कोरा कागज़ यूपीएससी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और कोरा कागज़ यूपीएससी को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि एमपीएसआई मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए थे और जिसमें भी हमारा कोरा कागज़ यूपीएससी के सोर्स से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए कोरा कागज़ को, जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।